आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर फिर से हमला बोला। पटना में पंचायती राज पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश ने अपने संबोधन में बगैर नाम लिए इशारों में भारतीय जनता पार्टी को झगड़ा लगाने और समाज में विभाजन कराने वाली पार्टी कह दिया। पटना के ज्ञान भवन में पंचायती राज पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। मौका रोजगार देने का था, लेकिन मंच से नीतीश ने बीजेपी का नाम लिए बगैर एक बार फिर जमकर भड़ास निकाली। कह दिया कि समाज में जाति और धर्म के नाम पर लड़ने वालों से सावधान रहिए, विद्वेष फैलाने वालों से बचिए और आपसी भाईचारे का माहौल बनाए रखिए। कुछ लोगों की रुचि रहती है आपस में झगड़ा कराओ, इधर से उधर करो, हिंदू मुस्लिम इधर उधर अलग अलग जातियों के बीच में झगड़ा कराओ। हम हाथ जोड़ करके विनम्र करेंगे कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए जाति और धर्म के आधार पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि झगड़ा होने से विकास का काम बाधित होता है। हम लोग माहौल को बेहतर बनाने में लगे हैं ताकि प्रदेश का माहौल बेहतर रहे। बहुत आगे बढ़िएगा, नहीं तो झगड़ा जब होगा तो जानते हैं ना, विकास का काम ठप हो जाता है और कुछ होता भी है तो उसका भी ख्याल नहीं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना, झगड़ा कम से कम करवाने में लगे हुए। मुख्यमंत्री ने इशारों में बीजेपी को झगड़ा लगाने वाली पार्टी कह दिया। नीतीश ने बीजेपी को समाज में विद्वेष फैलाने वाली पार्टी कहा। धर्म के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। वैसे नीतीश ने कोई पहली बार बीजेपी पर निशाना साधा हो ऐसा नहीं है, लेकिन सीधे धर्म को ढाल बनाकर जिस तरीके से नीतीश ने सियासत का तीर खुले मंच से बीजेपी पर चलाया है, उससे बिहार की सियासत और भी तेज होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तकरीबन 17 साल तक साझेदार रहे, साथ में रहे और लंबे वक्त तक नीतीश बीजेपी के साथ केंद्र और बिहार की सत्ता में रहे। इतने लंबे वक्त तक नीतीश को यह नहीं लगा कि बीजेपी समाज को बांटने वाली पार्टी है, और इतने सालों तक नीतीश कुमार को यह समझ नहीं आया कि बीजेपी धार्मिक विद्वेष फैलाती है। और अब जाकर नीतीश कह रहे हैं कि ऐसी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वाजपेयी कैबिनेट में रेल मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं नीतीश कुमार। केंद्र से लेकर बिहार की सत्ता में बीजेपी के साथ सरकार चला चुके हैं और पिछले 9 साल में नीतीश 2 बार बीजेपी के साथ आए और अलग भी हो गए। बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे ये कहते हैं, अब तो पूर्व सहयोगी को उन्मादी भी बता रहे हैं। बढ़ते आगे, आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी। लेकिन पटना के ज्ञान भवन से जो तस्वीर सामने आई वो बिल्कुल अलग थी। नीतीश ने मंच पर जिस गर्मजोशी के साथ तेजस्वी को गले लगाया, आशीर्वाद दिया, सवाल यहां पर यही है कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है। जगह ज्ञान केंद्र पटना, आयोजन पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण और मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ये बेहद खास तस्वीर जो काफी कुछ कह रही है। तस्वीर जो बता रही है कि महागठबंधन की सरकार के मुखिया का रिश्ता अपने डिप्टी से उतना ही गर्मजोशी भरा है, मजबूती भरा है। तभी नीतीश कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बांटने की तारीख तो तेजस्वी के बर्थडे पर उन्होंने ही तय की थी। पंचायती राज सचिवों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। मैं तेजस्वी जी को आज उनका जन्मदिन है, इसके लिए विशेष तौर पर उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और खूब आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है, यही चाहते हैं। अपने सियासी चाचा नीतीश के पैर छूकर तेजस्वी ने आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया।
पहला मौका नहीं है जब महागठबंधन की सरकार चलाने वाले नीतीश अपने डिप्टी तेजस्वी यादव से गर्मजोशी से मिले हो। ये तस्वीर इसी साल 10 अगस्त की है, जब बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री और तेजस्वी ने उस दिन शपथ ली थी और मंच पर तेजस्वी ने नीतीश के पैर छुए थे। वहीं सियासत की इस तस्वीर को देखकर दूसरी पार्टियों के नेता अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। वैसे सियासत के चाचा भतीजे की ये तस्वीर इन दोनों के बीच कभी रही तल्खी को भुलाती नजर आ रही है। सवाल यही कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार आरजेडी से दोबारा हाथ मिलाकर महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आरजेडी और जेडीयू के बीच वैचारिक मतभेद रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता सार्वजनिक तौर पर मुद्दों को लेकर विरोध जताते रहे और ऐसे में नीतीश कुमार खुले मंच पर तेजस्वी यादव को गले लगाकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। तेजस्वी को तरक्की करने, आगे बढ़ने का आशीर्वाद देकर विरोधियों को जवाब भी नीतीश कुमार देते नजर आए। बढ़ते हैं आगे। गरीब सवर्णों को मिले 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद बिहार में एक दूसरे तरीके की सियासत शुरू हो गई। यह सियासत और जातिगत जनगणना और आरक्षण के 50% की सीमा को बढ़ाने की है। यहां सवाल है कि क्या राजनीतिक दल अपनी कमियां छुपाने के लिए आरक्षण का शिगुफा छोड़ रहे हैं। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए सबसे अच्छा होगा। बहुत अच्छा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 10% गरीब सवर्णों के आरक्षण पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में एक अलग तरह की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। ये राजनीति है जातिगत जनगणना की और आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने की। लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज की जानकारी होगी, तो हम लोग करवा रहे हैं कि देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए सबसे अच्छा होगा। बहुत अच्छा। आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने की नीतीश कुमार की मांग पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी नेता अजपर शमशी का कहना है कि जब बिहार में नौकरी है ही नहीं, नौकरी देना है नहीं, फिर आरक्षण को बढ़ाने की मांग नाकामी छिपाने का शिगुफा भर है। देखिए, नीतीश जी को करना कुछ नहीं है, ये केवल आरक्षण का एक शगुफा छोड़े हुए हैं। इनको आरक्षण पर भी कुछ नहीं करना है, केवल और केवल शगुफा छोड़ करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार की जनता इनसे ठगने वाली नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है। बिहार में रोजगार का अभाव और रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन कोई नई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर नौकरी होती तो कोई क्यों अपना घर बार छोड़कर धक्के खाते हुए दूसरे राज्यों के चक्कर लगाता। सवाल है कि जब बिहार में नौकरी की पहले से कमी है, ऐसे में अगर आरक्षण की लिमिट बढ़ भी जाए तो किसको फायदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। अब खबर समझिए कि केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण जारी रखने को मंजूरी दी है और बिहार की सत्ताधारी पार्टियां इसी मुद्दे पर अलग तरीके से की सियासत कर रही हैं। जो जातिगत जनगणना पहले से तय आरक्षण 50% की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है और बीजेपी इसे सरकार की नाकामी छिपाकर शिगुफा छोड़ने का आरोप लगा रही है। बिहार में रोजगार की समस्या का समाधान ना कर रिजर्वेशन पर सियासत होती रही है, यह परंपरा चली आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उस फैसले की करेंगे जिससे हमारे माननीयों की बल्ले बल्ले हो गई। नीतीश कैबिनेट ने विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को बड़ा तोहफा दिया। बिहार विधानमंडल के वर्तमान सदस्य और पूर्व सदस्य की वेतन और भत्ते में की गई वृद्धि का खाका सामने आ गया। अब विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य 25 लाख तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। पहले 15 लाख तक की गाड़ी खरीदने की सुविधा थी, अब 3 लाख की जगह 4 लाख के जो यात्रा कूपन है वो भी मिलेगा। अब वेतन 25,000 से 30,000 तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट ने विधानमंडल के सदस्य को 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी फैसला किया था।
तो माननीयों की सैलरी बढ़ाने के फैसले पर विपक्षी दल बीजेपी ने आपत्ति जताई। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इस समय की मांग है। विधानमंडल के निवर्तमान और पूर्व सदस्य एक सार्वजनिक जीवन जीते हैं। राजनीतिक और सामाजिक कारणों से बहुत जगह उन्हें आना जाना पड़ता है और उनके निवास और कार्यालय पे बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं। इस सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में अगर इस महंगाई के अनुरूप उनका वेतन, भत्ता और सुविधाएं नहीं की जाएंगी तो ये माननीय सदस्यगण, ये माननीय पूर्व सदस्यगण अपना विधायी और सामाजिक दायित्व निभाने में असहज महसूस करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप जो जनप्रतिनिधियों का वेतन और भत्तों में जो वृद्धि किया है और उनको गाड़ी खरीदने के लिए और लोन में और बढ़ोतरी की है, ये पैसा कहां से आएगा? ये जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा है। आप उनके सुविधाओं में, जनता के लिए आपका राज्य गरीब है और जनप्रतिनिधियों को सुविधा देने के लिए और उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए और उनको लग्जरी गाड़ी में चढ़ाने के लिए बिहार धनवान हो गया। आप पैसे पर पैसे दिए जा रहे हैं। बिहार कैबिनेट का यह फैसला कि विधायकों के वेतन की वृद्धि हो, उनके गाड़ियों के लोन की वृद्धि हो, यह मुझे कहीं से दूरदर्शी नहीं दिखता है। आप एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और दूसरे तरफ विधायकों के सुख सुविधाओं के लिए पैसे का इस तरह से इस्तेमाल करना मुझे कहीं से यह यथोचित तो नहीं लगता है। देखिए, संसदीय कार्य और जन सेवा की सहूलियत के दृष्टिगत माननीय विधायक और विधान पार्षदों के वेतन बढ़ोतरी का होना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद संसदीय कार्य और जन सेवा के कार्यों में लगे होते हैं, उन्हें जनता के बीच में, जनता के हित में काम करना होता है। चलिए खबर समझते हैं। दरअसल बिहार के नेताओं के वेतन भत्ते में भारी इजाफा किया गया है। नेताओं की सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। प्रदेशवासी रोजगार की समस्या से दो चार हो रहे हैं। रोजगार की तलाश में बड़ी आबादी जो है वो प्रदेश से पलायन कर रही है। इधर नेताओं के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी को विपक्ष अनुचित बता रहा है। क्या जरूरत है कि भत्ते में बढ़ोतरी की जाए? महंगी गाड़ियों की बात की जाए, जिस पर चल रहे हैं वही चलिए, रोजगार बढ़ाइए, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। अब बात उस फैसले की जिससे हमारे माननीयों की बल्ले बल्ले हो गई। कैबिनेट ने जिस तरीके से तोहफा दिया और पूर्व सदस्यों के वेतन भत्ते में वृद्धि की गई और जो गाड़ियों की सेवाएं बढ़ाई गई हैं, बिजली का जो एक दायरा था कि भाई अब 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो फैसला किया गया था, ये सारी चीजें अब अच्छी लग रही हैं उन्हें, लेकिन बीजेपी इस पर अपनी भौवें सिकोड़ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें 17 नवंबर को रांची के ईडी दफ्तर बुलाया गया है। ईडी ने पहली बार 1 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए 3 नवंबर को हाजिर होने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस दिन हाजिर नहीं हुए और व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर 3 सप्ताह का समय मांगा। लेकिन ईडी ने 3 हफ्ते का समय देने की बजाय पूछताछ के लिए 17 नवंबर को बुला लिया और ऐसे मामले में ईडी 3 बार समन जारी करती है, फिर भी संबंधित शख्स हाजिर नहीं होता तो जांच एजेंसी कोर्ट से गुहार लगा सकती है। कहा जा रहा है कि अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग, सहयोगियों पर लगे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर बीजेपी पर बरसे। पाकुड़ की जनसभा में उन्होंने कहा कि वो हर गरीब के सिर पर छत देखना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार रोड़े अटका रही है। पाकुड़ में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का मंच सजा। गांव-गांव से ग्रामीणों की भीड़ जुटी और उनके सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया। 21 करोड़ की लागत से 42 योजनाओं का उद्घाटन और 545 करोड़ की लागत से 27 योजनाओं का शिलान्यास तो किया ही, 54,000 लाभुकों के बीच 158 करोड़ की परिसंपत्ति भी बांटी। जैसे ही विकास योजनाओं का पिटारा बंद हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर पुराने तेवर में लौट आए। तो हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। एन केन प्रकारेण सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है।
रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही नहीं रुके, बीजेपी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर गरीब के सिर पर पक्का छत देखना चाहती है। ये तभी संभव है जब केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाया रकम चुका दे। पर जब झारखंड सरकार आवाज उठाती है तो आवाज दबाने के लिए आईटी और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को सरकार और उसके नुमाइंदों के पीछे छोड़ दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा राज्य सरकार का केंद्र में बकाया है। जब हम उसका मांग करते हैं तो हमारे पीछे सीबीआई और ईडी दौड़ा देता है ताकि मुंह बंद कर लो। अगर वो पैसा हमें केंद्र सरकार दे दिया होता तो इस राज्य में हर एक व्यक्ति को कोई बिना आवास का नहीं रहता। पूरे झारखंड में चल रहा आपकी सरकार आपके द्वार अभियान धीरे धीरे रंग लाने लगा है। इस योजना के तहत लग रहे शिविरों में जमा हो रहे आवेदनों पर कार्रवाई होने लगी है, तो गठबंधन सरकार को विरोधियों पर निशाना साधने का मौका भी मिल रहा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 पाकुड़। चलिए इस खबर को समझते हैं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा के आरोपों में घिरे हैं और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई को लेकर लगातार केंद्र पर ही हमलावर हैं। बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया जा रहा है हेमंत सोरेन की तरफ से, और राज्य की विकास योजनाओं को लटकाने का भी आरोप है। हेमंत इन दिनों कई विकास योजनाओं की सौगात लोगों को दे रहे हैं और इसी क्रम में हेमंत सोरेन ने बड़ा आरोप लगाया। कैप्टन कूल की बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता बने हैं धोनी। उन्होंने एडवांस टैक्स के रूप में 17 करोड़ रुपए जमा किया, जो पिछले साल से 4 करोड़ ज्यादा है। ये दरवाजा है झारखंड के सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने 17 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया है और इसके साथ ही वो झारखंड के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन गए हैं। अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि वो हमारे झारखंड के हैं और वो हर साल की तरह हमेशा वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो हम लोगों को प्राउड फील होता है और एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोगों को भी उनके जैसा करना चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री रमेश्वर उरांव ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों को धोनी से सीख लेनी चाहिए। टैक्स दिए हैं, सबसे ज्यादा दिए हैं, तो वित्त मंत्री के रूप में मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। वाकई धोनी ने जो किया वो तारीफ के काबिल है, पर आपके जहन में ये सवाल तो उठ रहा होगा कि क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी आखिर धोनी की कमाई इतनी ज्यादा कैसे है कि वो करोड़ों का टैक्स भर रहे हैं। धोनी क्रिकेटर के साथ साथ अच्छे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर भी हैं। धोनी ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रांची में अपने खेत की उपज वो दुबई तक एक्सपोर्ट करते हैं। धोनी अब भी कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने खाता बुक ऐप के स्पॉन्सर होने के साथ साथ इसमें निवेश भी किया है। धोनी कई कंपनियों के एड फिल्म्स में भी अभिनय करते हैं। धोनी ने पिछले साल पहली छमाही यानी कि अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक के लिए 13 करोड़ रुपए बतौर एडवांस टैक्स चुकाए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उनकी आय में लगभग 30% की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 30% की फीसदी यानी उसका जो अनुमान बताया जा रहा है कि उनकी आमदनी पिछले वर्ष की तुलना में 30% बढ़ी है। जाहिर है धोनी का जो मार्केट रेट है उछाल पर है और सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता के रूप में धोनी एक बार फिर सामने आए हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए खबर समझते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन गए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में 17 करोड़ का एडवांस टैक्स जमा किया है और पिछले साल धोनी ने 13 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया था। पिछले साल की तुलना में इस बार 4 करोड़ ज्यादा एडवांस टैक्स जमा किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले झारखंड के लिए भी उन्होंने क्रिकेट खेला है। आगे बढ़ते हैं। धनबाद में बीसीसीएल की हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के घरौंदे कांप रहे हैं। जब भी कोयले की खदान में धमाका होता है, गरीबों की बस्तियों में कहर बरपने लगता है। रिपोर्ट देखिए। छत पर पड़ी बड़ी सी दरार, टूटे फूटे बर्तन
और चारों ओर बिखरे पत्थर के टुकड़े। बीसीसीएल की हेवी ब्लास्टिंग ने केसरगढ़ के ग्रामीणों को मौत के मुहान पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्लॉक 2 की खदान में रोजाना धमाके होते हैं और इसका कहर इन ग्रामीणों पर टूट पड़ता है। जैसे ही खदान में ब्लास्ट होता है, वैसे कोयला और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े उड़कर छतों और घरों के अंदर गिरते रहते हैं। कई बार इन टुकड़ों से ये ग्रामीण लहूलुहान भी हो जाते हैं, पर हेवी ब्लास्टिंग बंद नहीं होती। 10 किलो के पत्थर ऊपर से गिर गया। कहाँ से गिरता है पत्थर? आवाज से। तो यहाँ बगल में क्या बीसीसीएल का माइनसून है? हाँ। उसके घर में छप्पर को फाड़ते हुए पत्थर गिरा। वो बगल में सो रही थी, जिससे वो बाल बाल बची, और उस पत्थर के गिरने से जो कढ़ाई रखा हुआ था वो चकनाचूर हो गया। तो हम लोग यहाँ आक्रोश व्यक्त करने के लिए, विरोध व्यक्त करने के लिए यहाँ पर प्रबंधन का जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य हम लोग बाधित किए हैं। ब्लॉक 2 की खदान के महज 2 से 300 मीटर के दायरे में केसरगढ़ जैसे आधा दर्जन से ज्यादा गांव बसे हैं, जहां हजारों की आबादी रहती है। इसलिए जैसे ही कोयला खान से धमाके का शोर सुनाई देता है, उस आवाज को सुनकर केसरगढ़ के ग्रामीण कांप जाते हैं। पता नहीं किस तरफ से बड़े से पत्थर का टुकड़ा उनके ऊपर गिर पड़ेगा और वो लहूलुहान हो जाएंगे। हेवी ब्लास्टिंग से परेशान ग्रामीणों ने कई बार विरोध की आवाज बुलंद की, पर बीसीसीएल की कानों में जू तक नहीं रेंगा। हेवी ब्लास्टिंग अब रुकेगा या यूं ही चलेगा? अब इस विषय में जो है कि वार्ता जो भी होगी और क्या इसमें टेक्निकल टर्म है, वो माइनिंग के जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं वो आपको विशेष जानकारी इसमें देंगे। हेवी ब्लास्टिंग के साए में तिल तिल कर जी रहे ये ग्रामीण बीसीसीएल से रहम की गुहार लगा रहे हैं, चैन से जीने का हक मांग रहे हैं, पर उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। कि कम से कम यहाँ के लोगों को एक सुरक्षित स्थान पे पहुँचाया जाए और उसके बाद इस परियोजना के समीप चाहे जितनी हेवी ब्लास्टिंग करना हो करे, लेकिन कम से कम जब तक यह पुनर्वास नहीं हो पा रहा है, ब्लास्टिंग छोटा करे ताकि यहाँ रहने वाले लोगों की जान मुसीबत में नहीं पड़े। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।